केंद्र आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में, जो कि है PHIC 131 को लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इसके पहले 5% क्या क्या रहेंगे, क्या उनके आंसर रहेंगे। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पहले 5 क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि रहेगा कुषाण कौन थे, आप भारत के उन योगदान को कैसे समझेंगे। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर को लेकर के, जो कि रहेगा कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। वे चीन में यूची जाति के थे। वे पश्चिम की ओर चले गए। यूची के प्रमुख कुजाल कडफिंसेस ने खुद को काबुल और कश्मीर में स्थापित कर लिया था। उन्होंने कुषाण राजवंश की स्थापना की थी। उनके बेटे विम कॉन्फिडेंस भी प्रसिद्ध थे और उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। वे भारतीय सिक्कों से मिलते जुलते थे। सबसे महान कुषाण शासक किनिष्क था। उसने 78 ईस्वी से 120 ईस्वी तक शासन किया। उसने सशक्त शासन की शुरुआत की, जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ। उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। उसने कनिशीपुरम नामक शहर का निर्माण किया। कुषाणों के जो योगदान है उसके बारे में भी हम इस प्रश्न में बात करेंगे, जो कि है कनिष्क की विजय। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान चीन के विरुद्ध था। उसने पामीर को पार किया और चीनी को हराया। उसने खोतान, झारखंड और काशगर पर विजय प्राप्त की। उसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को भी हराया। तो कुछ इस तरीके से आपको कनिष्क की विजय के बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, जो कि कनिष्क का चिकित्सा के प्रति समर्थन। कनिष्क ने चरक को संरक्षण दिया। वह एक चिकित्सक थे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है गंगाधार कला और कनिष्क का कला में योगदान। कनिष्क के समय मूर्ति कला एक नया स्कूल विकसित हुआ। इसे गंगाधार मूर्ति कला कहा जाता है। यह मूर्ति कला बौद्ध है और इसकी खासियत मूर्तियां और उभरी हुई आकृतियां हैं। मूर्ति कला पर ग्रीक प्रभाव है, लेकिन विषय भारतीय है। इसे भारतीय कला का गंगाधर स्कूल भी कहा जाता है। कनिष्क ने अपने शासनकाल के दौरान कई स्मारक बनवाए। यह स्मारक कनिष्कपुरा, पेशावर, मथुरा और तक्षशिला में बनाए गए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 7 की, जो कि रहेगा प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्ष साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। जिसका आंसर आपको देखने को मिलेगा प्राचीन भारत के धर्मनिरपेक्ष साहित्य को मोटे तौर पर धर्मशास्त्र या कानून की किताबों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन किताबों में समाज के विभिन्न समूहों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। चोरी, हत्या आदि जैसे अपराधों के मामले भी इन किताबों में सजा का उल्लेख किया गया है। अंग्रेजों ने पहली पुस्तक मनुस्मृति बनाई, जो हिंदू साहित्य कानून पर आधारित थी। मौर्य काल के दौरान कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने उस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन को प्रबुद्ध कराने में मदद की। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, वो है गुप्त काल के दौरान कालिदास के अभिज्ञान, शकुंतलम, ऋतुसंहार और मेघदूत सभी नाटक और कविताएं शामिल हैं। इन रचनाओं में गुप्तों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। कल्याण ने राजतरंगिणी लिखी, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। कुछ जीवनियाँ या चरित्र शासक की प्रशंसा पर आधारित है। उदाहरणार्थ हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन की प्रशंसा पर आधारित है। इसके बाद आपको इसमें प्रश्न नंबर 8 देखने को मिलेगा। देश के आंतरिक व्यापार मार्गों की स्वरूप रेखा बताइए। अगर हम इसके उत्तर की बात करें, वह रहेगा 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान भारत में व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इसमें परिवहन और संचार सुविधाओं का योगदान था। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं थी।
और उनमें उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले अपने अधिविशेष का व्यापार करने की क्षमता थी। इन क्षेत्रों ने कुछ वस्तुओं या प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी, नमक, मसाले आदि को अपने पास सुरक्षित रखा। परिणाम स्वरूप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच एक तरह की परस्पर निर्भरता विकसित होने लगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि रहेगा अर्थशास्त्र से व्यापार मार्गों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ दक्षिणी पाद का उल्लेख है जो गंगा घाटी से गोदावरी तक जाता है। यह मार्ग व्यापारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद था क्योंकि यह परिस्थान जैसी राजनीतियों सहित कई दक्षिणी केंद्रों को छूता था। इसके अलावा इसके कारक ने मार्ग पर परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के चयन को भी प्रभावित किया है, जो मुख्य रूप से मोती, कीमती पत्थर और सोने जैसी विलासिता की वस्तुएं थी। पश्चिम घाट के अतःदर्शीय भाग में प्रमुख बस्तियां नासिक, गिरनार, कालरे और कोल्हापुर आदि थी। ये सभी क्षेत्र कृषि की दृष्टि से समृद्ध और उपजाऊ थे तथा व्यापारिक बंदरगाहों से जुड़े हुए थे। भारत के भूमध्य सागरीय क्षेत्र आंध्र और पूर्वी तट के लिए प्रायद्वीप मार्ग के लिए प्रसिद्ध थे। इस मार्ग से सिक्के, सांचे, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों जैसी प्राचीन वस्तुओं का व्यापार आंध्र से भरूच से पेठा और टेर तक होता था। दूसरा मार्ग उज्जैन से महाबलेश्वर और अजंता और पिथौरा से गोकर्धन और पेठा तक था। तो कुछ इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि है ताम्र पाषाण समुदायों की संस्कृति के बारे में लिखिए, जिसका आंसर आपको देखने को मिलता है नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया, जिसमें तांबा सबसे पहला था। परिणाम स्वरूप कई संस्कृतियां पत्थर और तांबे के औजारों के प्रयोग पर आधारित हो गई। ऐसी संस्कृति को ताम्र पाषाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्थर तांबाचरण। तांबा पाषाण काल के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पत्थर के ब्लेड और ब्लेडेड का एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ताम्र पाषाण काल के लोग तांबे के औजारों, हथियारों और चूड़ियाँ बनाते थे। कार्नियल, स्टीलाइट और कार्टजेज जैसे अर्ध कीमती पत्थरों जैसे मनके बनाते थे। क्योंकि मालवा में स्पिंडल पर्ल्स की खोज की गई, कई अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियां हैं, हालांकि पारंपरिक हड़प्पा संस्कृति की तुलना में कम उम्र की हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है। ताम्र पाषाण काल के लोग चित्रित मिट्टी बर्तनों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे लोटा और थाली दोनों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिणी भारत में नवपाषाण का काल ताम्र पाषाण काल में बदल गया, इसलिए इन संस्कृतियों को नवपाषाण ताम्र पाषाण कहा जाने लगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न नंबर 9 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 10 की, जो कि है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। मुद्रा शास्त्र, जिसका उत्तर रहेगा वे सिक्के के अध्ययन से संबंधित है। किसी विशेष अवधि की आर्थिक स्थिति का अंदाजा सिक्कों की तुलना से लगाया जा सकता है, जो आमतौर पर सोने, चांदी और तांबे से बने होते हैं। इसके अलावा सिक्कों के अध्ययन पर ऐतिहासिक अवधियों के कालक्रम को तैयार करने के लिए उनका बहुत महत्व है। हम देशी शासकों के दूर की भूमि के साथ संबंधों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए उपमहाद्वीप में रोमन सिक्के की मौजूदगी हमें रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय शासकों के संपर्क को स्थापित करने में मदद करती है। इसी तरह हम जोगलमथम्बी सिक्कों से सातवाहनों के पौराणिक खातों से संबंधित कई उल्लेखनीय तथ्यों को जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें मुद्रा शास्त्र देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट की, जो कि रहेगा भारतीय इतिहास की विशेषताएं। वर्तमान भारत, पाकिस्तान और नेपाल के क्षेत्रों ने पुरातत्ववादियों और विद्वानों को सबसे प्राचीन, विशालशाली और सबसे समृद्ध स्थल प्रदान किए हैं। हेमो डेलबोर्गिस प्रजाति भारत के उपमहाद्वीपों में सदियों पहले निवास करती थी, जब मानव ने यूरोप के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में प्रवास किया था। होमो हेडिबोर्गासिस के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले 1907 में जर्मनी में खोजा गया था और उसके बाद से आगे के खोजों ने अफ्रीका में इस प्रजाति की स्पष्ट प्रवास पर्यटन स्थापित किए गए।
भारत में उनकी उपस्थिति प्राचीनता की मान्यता की काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में काफ़ी देर से हुई पुरातात्विक रुचि के कारण क्योमोटास्पिया मिस्र में कई किए गए काम के विपरीत भारत पश्चिमी उल्लेखन 1920 के दशक में तक गंभीरता से शुरू नहीं हुआ था। कुछ इस तरीके से आपको इसकी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसे आप देख करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप इसे याद कर पाएँ और आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि रहेगा पिछले 50 वर्षों में पुरातत्व उल्लेखन ने भारत के अतीत और विस्तर में सबसे ऐतिहासिक की समझ को नाटकीय रूप में बदल दिया। 2009 ईस्वी में बालाथल में खोजा गया 4 साल पुराना कंकाल भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करता है। इस खोज में पहले कुष्ठ रोग को एक बहुत छोटी बीमारी माना जाता था, जिसके बारे में मानना था कि यह 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसकी सेना द्वारा अफ्रीका से भारत और फिर भारत से यूरोप ले लाई गई। अब यह समझा जाता है कि होलोसीन काल तक भारत में महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधियां चल रही थी और मिस्र और मेसोपोटामिया में पहले के काम पर आधारित की गई ऐतिहासिक मान्यताओं की समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे शहरीकरण। शहरीकरण शेरेन सरनगर का मानना है कि शहर एक नोडल केंद्र है जहां आबादी केंद्रित होना चुनती है। उनके पीछे उद्देश्य अन्य समकालीन बस्तियों की तुलना में एक बड़ी और अधिक घनी बस्ती बनाना है। शहर में इस तरह की जनसंख्या सांद्रता का उद्देश्य खाद्य उत्पादन को अधिक कुशल बनाना नहीं है, बल्कि शिल्प या व्यापार, प्रशासन या अनुष्ठान सेवाओं जैसे गैर निर्वाह गतिविधियों में संलग्न होने की व्यापक गुंजाइश है। इसके अलावा शहरी बस्तियों में रिश्तेदार संबंधों की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि हड़प्पा की 2 सबसे बड़ी बस्तियां मोहनजोदारो और हड़प्पा है। वे शहरी बस्तियों के लगभग सभी जरूरतों को पूरा करती हैं। इसके अलावा इस महान सभ्यता में ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच अंतर दिखाई देता है। मोहनजोदारो एक कांस्य युग का शहर था और इसे एक अच्छी तरह से तैयार योजना के अनुसार बनाया गया है। इस शहर में कम से कम 2 प्रमुख खंड थे, वे गढ़ और निचला शहर थे। साथ ही हमें उनमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि शहर एक उच्च खंड था, जबकि निचला शहर ग्रामीण बस्तियों के सामने निचले और बड़े क्षेत्रों का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त हमें यह भी जानना चाहिए कि अधिकांश गैर आवासीय रचनाएं गढ़ पर स्थित थी, जो ये 2 खंड स्पष्ट रूप से निर्मित है, अलग अलग दीवारों वाले थे। इनके अलावा यहाँ कहा जा सकता है कि गढ़ ने इस शहर के लोगों के कुछ उद्देश्य की मूर्ति की होगी। तो इस तरीके से आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि रहेगा इसके अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहरीकरण में सामाजिक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। घरों के प्रकार और आकार में एक रूपता का अभाव है। हम निचले शहर में एक जगह पर बड़े और छोटे घर एक साथ बने हुए पाते हैं। इस सभ्यता की भौतिक संस्कृति में भी काफ़ी अंतर है। इसके अलावा मोहनजोदारो ने अपने धातुक्रम, शैल्य कार्य, मनका निर्माण और मुहावरों तथा बाटों के उत्पादन से संबंधित तकनीकी उच्च गुणवत्ता की है, लेकिन इन शिल्पों का पालन हर घर में नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए कौशल सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा वर्ण का विकास। सामान्यतः वर्ण का अर्थ रंग होता है, हालांकि आरंभिक और बाद के वैदिक काल में इस शब्द का इस्तेमाल सामाजिक स्थिति के प्रतीक के रूप में किया जाता था। हम सामाजिक व्यवस्था शब्द का 2 व्यापक अर्थों से अवलोकन कर सकते हैं। पुजारी कैसे कुछ लोग थे जिनके पास खुद को और दूसरों को पद सौंपने का अधिकार था। इसके अलावा पदों को लोग स्वीकार, अस्वीकार और संशोधित कर सकते थे जिसमें उनको पद सौंपे गए हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग आर्य दास से अलग करने के लिए किया गया है, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस तरह की प्रथा पर गर्मागर्म बहस की है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनके बीच अंतर नस्लीय है, लेकिन इस निष्कर्ष पर भी सवाल उठाया है कि
नए सिरे से व्यक्त किया गया है कि प्रारंभिक भारत में भले ही अंतर हो, लेकिन आर्य भाषा, संस्कृति, प्रथाओं, धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के मामले में दासों से अलग थे। इसके अलावा हम पाते हैं कि जन और विष शब्द सामाजिक समूहों को एकीकृत करते हैं। इसके अलावा वैश्य शब्द की उत्पत्ति विष से हुई है। लोगों का ऐसा समूह मूल रूप से एक समुदाय का निर्माण करता है जो समान आर्थिक, राजनीतिक अनुष्ठानों, हितों को साझा करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रश्न देखने को मिलेगा, उत्तर देखने को मिलेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसके अगले पैराग्राफ की, जो कि रहेगा ऋग्वेद में चतुर्थीय वर्ण व्यवस्था का बार बार उल्लेख मिलता है। यह 10वें मॉडल में आता है, जो पाठ वह नवीनतम संस्करण है और प्रशुषक नामक एक भजन में व्यक्त किया गया है। यहाँ यदि एक पुरुष बलिदान का वर्णन करता है और मनुष्य की रचना को दर्शाया गया है। इस रचना के संबंध में कहा जाता है कि ब्राह्मण इस पुरुष के मुख्य से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों के प्रकार विचारों से भी यह भी पता चलता है कि चतुस्तरीय व्यवस्था ईश्वरीय उत्पत्ति की है और कोई भी ईश्वर की इस अनूठी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकता। और वर्ण व्यवस्था एक स्पष्ट पदानुक्रम से संपन्न होती है और सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया है, इस अन्य को उसके नीचे स्थान दिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण की अवधारणा इतनी विकसित नहीं थी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इसे देख करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं और वीडियो को देख करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सैंपल पेपर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।